हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम कवर करने वाले हैं सीटेट के सीडीपी पार्ट का पूरा सिलेबस। यानी हम करने वाले हैं सिलेबस का कंप्लीट पोस्टमार्टम। ये वीडियो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए 100% रेलेवेंट है। हम बोरिंग थ्योरीज को साइड में रखकर उन्हें रियल लाइफ क्लासरूम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। मेरा आज का प्रो टिप याद रखना, थिंक एज अ टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं कंप्लीट एनालिसिस। सबसे पहले अपने माइंड में एक मैप सेट कर लीजिए कि हमें 30 मार्क्स को कैसे गेन करना है। और स्टार्ट हम करेंगे सीडीपी के सेक्शन से, जो कि आपके 3 पार्ट्स में इसका सिलेबस डिवाइड है। पार्ट ए जो आपका 15 मार्क्स का है, इसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चों का विकास कैसे होता है और उससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। पार्ट बी होता है हमारा 5 मार्क्स का। इसके अंदर हमें देखना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सभी बच्चों को एक साथ किस तरह से पढ़ा सकते हो। स्पेसिफिकली स्पेशल नीड वाले बच्चे जो होते हैं उनको भी साथ में लेकर आप किस तरह से चल सकते हो। पार्ट सी आपका होता है 10 मार्क्स का। इट इज़ कॉल्ड लर्निंग एंड पेडागोजी, यानी बच्चे सोचते और सीखते किस तरह से हैं। तो हमें इसके अंदर ये पढ़ना होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए के साथ में। पार्ट ए मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। सो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, एज यू कैन सी हेयर, इट इज़ वर्म टू टॉम प्रोसेस, राइट। इट मीन्स डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो आपके वर्म टू टॉम यानी आपके बर्थ से पहले से, जब आप मदर वर्म में होते हो उस टाइम से लेके आपके लास्ट यानी डेथ तक कंटिन्यूस चलता रहता है। क्या? डेवलपमेंट। ओके, ये हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है जो पहले पूरे हाथ से कोशिश करता है चीज़ों को पकड़ने की, ठीक है, तो वो क्या है? ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। फिर धीरे धीरे अपनी फिंगर्स और थंब का यूज़ करके पेंसिल पकड़ना सीखता है। इट इज़ फाइन मोटर स्किल्स। तो इस तरह से जनरल टू स्पेसिफिक डिवाइड किया जाता है। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो डेवलपमेंट होता है ना, ये हेरिडिटी मीन्स नेचर और जेनेटिक्स और प्लस एनवायरनमेंट यानी नर्चर यानी आसपास का जो माहौल है, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। ओके, अब हम आते हैं सोशलाइजेशन पे। इट मीन्स बच्चा सोसाइटी में कैसे घुलता मिलता है। ठीक है, सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि रूल्स और वैल्यूज़ को सिखाने का काम करता है। यानी जो बच्चा है आपका, जो ये बच्चा है, इसको हम रूल्स, रेगुलेशंस, वैल्यूज़, नॉर्म्स कैसे सिखाएंगे? वो कहाँ से सीखेगा? जब उसका सोशलाइजेशन हो जाएगा। सोशलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर 2 मेन एजेंट्स होते हैं, और वो 2 मेन एजेंट्स क्या होते हैं? प्राइमरी एजेंट्स होते हैं हमारी फैमिली और पेरेंट्स। ये बच्चे की सबसे पहली पाठशाला हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर से ही बच्चा बहुत सारी चीज़ों को अडेप्ट करता है। सेकेंडरी एजेंट्स हमारे होते हैं स्कूल, टीचर्स, मीडिया और पीयर ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, जो मैनरफुल थिंग्स होती हैं जैसे थैंक यू, सॉरी, ये सब बच्चा सीखता है अपनी फैमिली से। फर्स्ट ऑफ ऑल घर से पेरेंट्स उसको सिखाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन किस तरह से फॉलो करना है वो हमें सिखाया जाता है सेकेंडरी एजेंट्स के थ्रू, यानी स्कूल्स, टीचर्स के थ्रू, मीडिया और पीयर ग्रुप्स के थ्रू, राइट। अब जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है, इसमें सीडीपी के अंदर 3 सुपरस्टार्स यानी 3 साइकोलॉजिस्ट्स हैं। फर्स्ट है प्याजे, जीन प्याजे। नेक्स्ट है कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग। फिर है लेव वाइगॉट्स्की। ओके, अगर जीन प्याजे के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन्होंने कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट की बात की है, यानी इन्होंने बच्चों को कहा है कि लिटिल साइंटिस्ट्स होते हैं जो कि अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, लेकिन अगर लॉरेंस कोलबर्ग की बात करते हैं तो वो क्या बोला है उन्होंने? उनका मेन फोकस ये रहा है कि सही और गलत की जो पहचान है वो किस तरह से होती है बच्चों में, यानी मोरल डेवलपमेंट जो है बच्चे का वो किस तरह से होता है। इनका मेन फोकस रहा मोरल डेवलपमेंट पर। ओके, देन बात करें लेव वाइगॉट्स्की की, तो इनका कहना था कि बच्चे सोसाइटी और लैंग्वेज से सीखते हैं। इन्होंने 2 बज़वर्ड्स दिए हैं जो कि है ZPD और स्कैफोल्डिंग। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है। जैसे बच्चे को साइकिल सिखाते वक्त आप पहले पीछे से टेम्परेरी सपोर्ट देते हो और जब वो सीख जाता है तो फिर आप उसको छोड़ देते हो। इट इज़ कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। ठीक है, फिर बात आती है सिलेबस के अंदर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस की।
यहाँ पे हमें क्या देखना है कि आज की जो एजुकेशन है वो प्रोग्रेसिव और चाइल्ड सेंटर्ड है। यहाँ पे टीचर एक डायरेक्टर नहीं है, यानी वो बच्चे को खुद से चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं करवा सकता, वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर है, यानी बच्चा खुद से करना सीखे और वो सिर्फ उनकी हेल्प करे जब उसको ज़रूरत हो, राइट। फिर बात आती है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने हमें दी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें क्या उन्होंने कहा है कि ये कोई सिंगल एंटिटी या आईक्यू टेस्ट नहीं होता, हमारी जो इंटेलिजेंस होती है ये मल्टी डायमेंशनल थ्योरी है, यानी हर तरह के बच्चे में हर इंटेलिजेंस का एक अलग टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली की अगर हम बात करें तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उनके अंदर ज़्यादा देखी जा सकती है। वहीं पर अगर ए आर रहमान म्यूजिकल डायरेक्टर की बात करते हैं, उनके माइंड में म्यूजिकल इंटेलिजेंस डोमिनेंट रोल प्ले करती है, यानी हर बच्चा जो है वो एक दूसरे से अलग होता है उनकी इंटेलिजेंस के बिहाफ पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो वो है लैंग्वेज, थॉट एंड जेंडर बायस सोशल कंस्ट्रक्ट्स। इट मीन्स हम सबको पता है कि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हमें उन डिफरेंसेस को क्रिएट नहीं करना है, हमें उस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है, राइट। डाइवर्सिटी किसी भी तरह की हो सकती है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, कास्ट या रिलीजन डाइवर्सिटी, लेकिन हमें उसको रेस्पेक्ट करना है, ना कि उसको प्रमोट करना है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है। जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो कि हमारी सोसाइटी ने बनाया है, जबकि जो सेक्स है वो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, हमें जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर कहे लड़के रोते नहीं हैं और सिर्फ लड़कों से ही भारी सामान उठवाया जा सकता है, तो ये क्या है, जेंडर बायसनेस। इसे हमें अवॉइड करना है और क्लास में इसको प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि बायसनेस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द इक्वालिटी। फिर पार्ट आता है उनके असेसमेंट का, कि बच्चों का मूल्यांकन किस तरह से किया जाए। अब जो असेसमेंट है उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव, असेसमेंट ऑफ लर्निंग मीन्स समेटिव। ओके, अब अगर बात करें असेसमेंट फॉर लर्निंग की, ये होता है जब स्टडी कराई जा रही है उसके बीच में, यानी ड्यूरिंग द स्टडी, ताकि गैप्स का पता चल सके और इम्प्रूवमेंट हो सके, राइट। और अगर मैं बात करूं असेसमेंट ऑफ लर्निंग मीन्स समेटिव असेसमेंट की, तो ये होता है ईयर के एंड में, मीन्स फाइनल रिजल्ट या मार्क्स के लिए। ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, रिजल्ट या मार्क्स के लिए जो असेसमेंट किया जाता है वो होता है समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ओके, और इन दोनों को जब हम कंबाइंड स्टडी करते हैं, इट इज कॉल्ड सीसीई मीन्स कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी पढ़ाई भी साथ में और प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दोनों का असेसमेंट करना। ठीक है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई कुक अगर खाना बनाते टाइम सॉल्ट टेस्ट करता है तो वो होता है फॉर लर्निंग। ओके, लेकिन जब गेस्ट खाना खाकर आपको बताते हैं कि कैसा बना, इट इज कॉल्ड ऑफ लर्निंग। ओके, फिर बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्लूसिव एजुकेशन की। अब इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, सभी को एक साथ पढ़ाया जाना। कोर मीनिंग जो है वो ये है कि सभी बच्चों को एक साथ कैसे एक रेगुलर स्कूल में पढ़ाया जा सकता है, चाहे उसकी फिजिकल, मेंटल या सोशल नीड कुछ भी क्यों ना हो। इसका एक गोल्डन रूल ये है कि बच्चे को सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बदलना है, हमें सिस्टम को बच्चे के अकॉर्डिंग बदलना है। ठीक है, इसमें हमें मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि मार्जिनलाइज्ड, डिसएडवांटेज्ड और डिप्राइव्ड बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उन पे हमें स्पेशल अटेंशन देना होता है, क्योंकि वो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई विजुअली इम्पायर्ड है बच्चा, जिसको देख सकने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका स्कूल नहीं बदलेंगे, बल्कि उसके लिए हम ब्रेल बुक्स को और ऑडियो एड्स को लेकर आएंगे, जिससे उसको हेल्प हो सके पढ़ने में और वो भी बाकी बच्चों के साथ मिलकर पढ़ सके। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्पेशल नीड्स और डाइवर्स लर्नर्स की। स्पेशल नीड और डाइवर्स लर्नर्स मतलब क्या होता है, कुछ बच्चों को स्टडी के टाइम पे स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। अब स्पेशल अटेंशन मीन्स किस किस को पढ़ सकती है स्पेशल अटेंशन की नीड। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग डिफ़िकल्टीज जिस बच्चे को आए, जैसे किसी बच्चे को डिस्लेक्सिया है यानी रीडिंग का इशू है, या डिस्ग्राफिया है राइटिंग का इशू है, या डिस्कैलकुलिया है मैथ्स का इशू है। ठीक है, तो वो
बच्चे ऐसे होंगे कि उनको आप खुद से ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि वो खुद कर लेंगे, आपको स्पेशल अटेंशन देनी ही पड़ेगी उनकी साइड, ठीक है। अब सेकंड अगर बात करी जाए टैलेंटेड और गिफ्टेड लर्नर्स की, तो इनका जो आईक्यू लेवल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और इनको बोरिंग काम नहीं पसंद होते। इनको चाहिए कि चैलेंजिंग टास्क हमें बार बार मिलते रहें, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल हाई है तो उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे होते हैं। तो टीचर्स को वहाँ भी एक स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह से उनको क्लास में एंगेज रखा जाए सबके साथ में, ठीक है। फिर बात आती है क्रिएटिव लर्नर्स की। ये जो लर्नर्स होते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे होते हैं। इनके पास एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, मतलब इनका जो माइंड है वो बहुत क्रिएटिव तरीके से काम करता है। तो ये मोस्टली बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन सोचते हैं। यहाँ भी टीचर को ज़रूरत है कि वो स्पेशल अटेंशन दे पाए, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे डिसलेक्सिया वाला बच्चा है, वो बी को डी पढ़ता है और वॉज को सो पढ़ता है, तो इसको कोई बीमारी नहीं कहेंगे हम, ये कोई बीमारी नहीं है, ये उसका लर्निंग स्टाइल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग टीचर को ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर बात आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पेडागोजी की, जिसमें हम पढ़ते हैं कि बच्चे सोचते और सीखते कैसे हैं, ठीक है। अब जो लर्निंग की अगर बात करी जाए तो ये एक एक्टिव और सोशल प्रोसेस होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि लर्निंग जो है ना वो एक एक्टिव और सोशल प्रोसेस है। हम बच्चे के माइंड को एक पैसिव रिसीवर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है, आइडिया जो है वो उसके माइंड में प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो बच्चा जो है ना वो अपने आप में एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है और उसका साइंटिफिक अप्रोच होता है, वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है। वो चीज़ों को देख के क्वेश्चनिंग करता है कि ये किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तरह से हम देखें, बच्चा कहता है कि अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरे साथ साथ सन भी चल रहा है, तो हमें उसको डांटना नहीं है, क्योंकि ये उसका नेचुरल अल्टरनेटिव कंसेप्शन है, ओके। अब बात करते हैं उसके एरर्स की। तो जो बच्चा है वो मेकिंग एरर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा चीज़ों को अडेप्ट करता है, यानी वो गलतियाँ करेगा, एरर्स करेगा, लेकिन ये उसकी लर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके थ्रू वो चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। इसी तरह से उसकी लर्निंग और ग्रोथ होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉग्निशन, इमोशन और मोटिवेशन की, तो कॉग्निशन और इमोशन क्या है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। यानी आप बैलेंस में देख रहे हो ना, यहाँ पे एक साइड कॉग्निशन है, दूसरी साइड है इमोशन, यानी ये दोनों ही इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर किसी बच्चे को डर लग रहा है या टेंशन है तो उसका माइंड उस तरह से काम नहीं करेगा एक्टिवली, यानी दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। अब हम बात करें मोटिवेशन की। मोटिवेशन टू टाइप की होती है। नंबर वन इज इंट्रिंसिक, जो कि हमारे इनर मोटिवेशन होती है, जैसे क्यूरोसिटी, ये बेस्ट और लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन है। फिर आता है एक्सट्रिंसिक, इट मीन्स जो बाहर से आए, जैसे आप किसी बच्चे को अच्छे मार्क्स लाने पर एक चॉकलेट दे दो, है ना, तो वो क्या हो गया, उस रिवॉर्ड के लिए वो और अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, यानी उसको मोटिवेशन मिला है, तो वो क्या है, बाहर से मिलने वाली मोटिवेशन। अब एक मेन बात ये आती है कि बच्चे स्कूल में फेल क्यों होते हैं, इसमें किसकी गलती हुई। तो अगर हम सीटेट एग्ज़ाम के एक्सपेक्ट से बात करते हैं तो इसका गोल्डन रूल क्या है कि अगर बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम फेल हुआ है। आप बच्चे को नहीं बोल सकते कि उसकी गलती है या वो फेल हो गया, ठीक है ना। इट मीन्स सिस्टम फेल हुआ है। और दूसरी चीज़, फेलियर का मेन रीज़न क्या होगा, उनका एनवायरनमेंट या टीचिंग मेथड्स में कमी है, ना कि बच्चे के माइंड में कोई कमी है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो उसे पनिश नहीं करना है हमको, बल्कि अपनी पेडागोजी या पढ़ाने के तरीके बदलने हैं कि वो ध्यान दे सके, एंगेज हो सके। फैक्टर ऑफ लर्निंग की बात की जाए तो ये पर्सनल यानी एज, हेल्थ, इंटरेस्ट प्लस एनवायरनमेंट, फैमिली, स्कूल, टीचर्स के बिहेवियर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हर बच्चे के लिए हर तरह से अलग हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं सीटेट की मास्टर की बात करूं तो ये 4 गोल्डन रूल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। रूल नंबर 1 कि बच्चा हमेशा एक्टिव और क्यूरियस होता है, सुप्रीम होता है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आपकी हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 2, जो गलतियां यानी एरर्स हैं वो लर्निंग की विंडोज़ हैं, यानी इसको नेगेटिव ना माने आप बिल्कुल भी, क्योंकि जो एरर्स के प्रोसेस है ना उसी के थ्रू लर्निंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। थर्ड रूल आता है असेसमेंट। असेसमेंट होना चाहिए सिखाने के लिए, ना कि बच्चे को डराने के लिए, ठीक है। रूल नंबर 4 होता है डाइवर्सिटी, जो एक रिसोर्स और ताकत है, प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सबको इंक्लूड करना है। अगर आपकी क्लास डाइवर्स क्लासरूम है तो आपके बाकी बच्चों की लर्निंग इससे बहुत ज़्यादा अच्छे रूप में इफेक्ट होगी, पॉजिटिव इफेक्ट, और इस पॉजिटिव इफेक्ट को
बनाने के लिए आपको अपनी पेडागोजी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको किस तरह से चीज़ों को सिखाना है बच्चों को। ठीक है, अगर मैं सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो एग्ज़ाम में आपको वही ऑप्शंस को टिक करना है जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जा रही हो और उसका एक्टिव रोल आपको नज़र आ रहा हो, यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आपको नज़र आ रही है ना, तो आपको वही ऑप्शंस ज़्यादा चूज़ करने हैं। तो आई होप कि आपके ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सीटेट का एग्ज़ाम देने के स्पेसिफिकली सीडीपी पार्ट्स के मार्क्स लेने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करके समझ लिया है कि किस तरह से आपको चीज़ों को पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि सीडीपी का सिलेबस कॉन्सेप्चुअल तरीके से, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से हमारे चैनल पर स्टार्ट किया जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि विदाउट एनी कॉस्ट आपका एक फ्री बैच लॉन्च कर दिया जाए इसके रिगार्डिंग। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।